2008 में सोनिया गांधी और आनंद शर्मा की मौजूदगी में राहुल गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। मौका चीन में आयोजित ओलंपिक खेलों का था, जिसमें शामिल होने पूरा गांधी वाड्रा परिवार खास तौर पर गया था। अब कांग्रेस और सीपीपी के बीच हुआ वो समझौता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में इस बात की मांग की गई है दोनों पार्टियों के बीच हुए एग्रीमेंट की सीबीआई या फिर एनआईए से जांच कराई जाए। याचिका में कहा गया है कि एग्रीमेंट के तहत ये तय हुआ है कि दोनों पार्टी हाई लेवल का ऑपरेशन और बातचीत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील और एक जर्नलिस्ट की ओर से अर्जी दाखिल की गई है और कहा गया है कि दोनों पार्टियों के बीच जो समझौता हुआ है उसकी एमओयू की डिटेल अभी तक उजागर नहीं हुई है और ये लोगों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। अर्जी में कहा गया है कि मामले में पारदर्शिता जरूरी है। 7 अगस्त 2008 को बीजिंग में हुए समझौते के तहत एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें यह तय हुआ कि दोनों पार्टी एमओयू के तहत क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मसले पर एक दूसरे से बात करेंगे। याचिका में कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और भारत सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि 2008 से लेकर 2013 के बीच चीन सीमा से करीब 600 बार घुसपैठ की घटनाएं हुई। ऐसे में एग्रीमेंट को पब्लिक किया जाए। याचिका में ये कहा गया कि दोनों देशों में दुश्मनी है, फिर भी कांग्रेस ने दस्तखत किए। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हमलों का सामना कर रही बीजेपी ने सीसीपी के साथ कांग्रेस के संबंधों को बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सीसीपी के बीच हुए इसी समझौते के कारण मनमोहन सिंह ने चीन को हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन समर्पित कर दी थी। उन्होंने कहा कि जब डोकलाम हुआ तो राहुल गांधी भारत में चीनी राजदूत से मिलने चीनी दूतावास में चले गए। ये बात उन्होंने छिपाने की भी कोशिश की। नड्डा ने ट्वीट में कहा कि पहले कांग्रेस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है, फिर कांग्रेस चीन को भूमि सौंप देती है। डोकलाम मुद्दे के दौरान राहुल गांधी गुपचुप तरीके से चीनी दूतावास जाते हैं। नाजुक स्थितियों के दौरान राहुल गांधी राष्ट्र को विभाजित करने और सशस्त्र बलों का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। क्या ये सब एमओयू का प्रभाव है? एमओयू पर राहुल गांधी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री वांग जियारुई ने हस्ताक्षर किए थे। इस मौके पर सोनिया गांधी और चीन के तत्कालीन उपराष्ट्रपति शी जिनपिंग उपस्थित थे। इस एमओयू पर ग्रेट हॉल ऑफ चाइना में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत दोनों पार्टियों के बीच विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। इस समझौते के बाद सोनिया गांधी ने चीन के लोगों की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्होंने ओलंपिक खेलों को सफल बनाने के लिए काफी मेहनत की। साथ ही उनकी करीब आधे घंटे तक शी जिनपिंग और सीपीसी के जनरल सेक्रेटरी हू जिनताओ के साथ बैठक भी हुई थी। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस में गांधी वाड्रा परिवार को ही बोलने का हक है। अगर कोई दूसरा बोले तो उसे चिल्लाकर चुप करा दिया जाता है और किसी को मुंह खोलने की इजाजत नहीं दी जाती है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी ऐसा ही नजारा सामने आया, जब राहुल गांधी ने चीख चिल्लाकर किसी को बोलने नहीं दिया। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के नेता आरपीएन सिंह की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा करने से मना करने पर राहुल गांधी नाराज हो गए। जानकारी के मुताबिक पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि जैसे ही हम मोदी को टारगेट करते हैं वैसे ही चीजें डाइवर्ट हो जाती हैं, मुद्दे से भटक जाते हैं। इसलिए मोदी पर व्यक्तिगत हमला करने की बजाय उनकी नीतियों को टारगेट करना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक आरपीएन सिंह की ये बात राहुल गांधी को पसंद नहीं आई। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मोदी के खिलाफ बोलता ही रहूंगा, मैं मोदी से नहीं डरता। हमें मोदी को निशाना बनाना चाहिए या उनकी नीतियों को, इस बारे में जो भी सीडब्ल्यूसी तय करेगी मैं उसका पालन करूंगा, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का सेवक हूं। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी के आक्रामक रुख के बाद अहमद पटेल समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने राहुल की बात में सुर से सुर मिलाते हुए कहना शुरू किया कि नरेंद्र मोदी को ही निशाना बनाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक माहौल को भांपते हुए सुझाव देने वाले नेता ने कहा कि उनके कहने का ये मतलब कुछ और था। सूत्र बताते हैं कि बात तब ज्यादा गंभीर हो गई थी जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने टिप्पणी कर दी थी, पार्टी में केवल राहुल गांधी ही पीएम मोदी से अकेले लड़ते दिखाई देते हैं और आज इस बात पर निर्णय होना ही चाहिए कि हमें पीएम मोदी पर कटाक्ष करना है या केवल सरकार की नीतियों पर। आनंद शर्मा इस बात के पक्ष में थे कि हमले किए जाएं, लेकिन शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखा जाए। अहमद पटेल ने भी इस बात पर अपनी सहमति जताई, लेकिन राहुल और प्रियंका वाड्रा अपनी बात पर टिके रहे। आपको बता दें कि राहुल गांधी पीएम मोदी की आलोचना करने का कोई मंच छोड़ना नहीं चाहते। इससे लेकर राहुल गांधी हमेशा से मुखर रहते हैं, जिसके लिए उन्हें कई मुकदमे तक झेलने पड़े हैं।
गौरतलब है कि कांग्रेस ने हाल ही में पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाले संजय झा को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटा दिया है। झा ने पिछले दिनों एक लेख के माध्यम से पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि CWC की हालिया बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया, लेकिन उन पर चिल्लाया गया और उनकी आवाज को दबा दिया गया। पार्टी के एक प्रवक्ता को बिना सोचे समझे बर्खास्त कर दिया गया। दुखद सच्चाई ये है कि कांग्रेस में नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत के विपक्षी दलों में से कांग्रेस को खुद से कुछ सवाल पूछने की जरूरत है। आपातकाल जैसी विचारधारा अभी भी क्यों पार्टी में है? ऐसे नेता जो एक वंश के नहीं हैं, बोलने में असमर्थ क्यों हैं? कांग्रेस में नेता क्यों निराश हो रहे हैं? अगर वो सवाल नहीं पूछते हैं तो लोगों से उनका जुड़ाव और कम हो जाएगा। मणिपुर में मुंह मारने की कांग्रेस की कोशिश बुरी तरह से नाकाम हो गई और सरकार पर छाया खतरा टल गया। मणिपुर में सरकार बनाने की कांग्रेस की उम्मीदें तब परवान चढ़ीं जब 9 विधायकों और मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा और अमित शाह के आगे कांग्रेस की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुईं। नेशनल पीपुल्स पार्टी के 4 विधायकों ने राज्य में बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान करते हुए इस्तीफा दे दिया था। एक तरह से समर्थन वापस ले लिया था क्योंकि राज्य में पार्टी के इतने ही विधायक हैं। सूत्र बताते हैं कि राज्य की बीजेपी सरकार पर संकट टल गया है और एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। एनसीपी के विधायक गवर्नर नजमा हेपतुल्ला से मुलाकात करेंगे और सरकार को समर्थन जारी रखने की बात करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी सरकार के लिए संकट मोचन का काम कर रही है। हिमंत बिस्व शर्मा सरकार से इस्तीफा देने वाले नेशनल पीपुल्स पार्टी के 4 मंत्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचे। मेघालय के मुख्यमंत्री कर्नाड संगमा और मणिपुर के उप मुख्यमंत्री वाई जय कुमार सिंह की अगुवाई में नेशनल पीपुल्स पार्टी का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। हिमंत बिस्व शर्मा ने मुलाकात के बाद ट्वीट कर जानकारी दी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज गृह मंत्री अमित शाह से मिला और बीजेपी तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी दोनों ही दल मिलकर राज्य के विकास के लिए साथ काम करने के लिए राजी हो गए हैं। बाद में ये प्रतिनिधिमंडल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिला। मुलाकात के बाद मेघालय के मुख्यमंत्री और एनपीपी के नेता कर्नाड संगमा ने ट्वीट किया कि अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ एनपीपी प्रतिनिधिमंडल के नेताओं की मुलाकात हुई और हमने राज्य के विकास के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। इससे पहले बीजेपी नेता हिमंत बिस्व शर्मा के साथ पहले दौर की बातचीत के दौरान एनपीपी के नेता राज्य सरकार के नेतृत्व में बदलाव की अपनी मांग पर अड़े रहे थे। पूर्वोत्तर में बीजेपी के संकट मोचक हिमंत बिस्व शर्मा विशेष विमान से एनपीपी के 4 नेताओं को मंगलवार को दिल्ली लेकर आए। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि राजधानी इम्फाल में बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली रवाना होने से पहले मंगलवार को हिमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया कि सब कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा। राज्य में बीजेपी सरकार उस समय संकट में आ गई थी जब उप मुख्यमंत्री वाई जय कुमार सिंह बीजेपी के 3 बागी विधायक, तृणमूल कांग्रेस का 1 और 1 निर्दलीय के अलावा एनसीपी कोटे से 4 मंत्रियों में इस्तीफा दे दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे समय में अपना पिटारा खोला है जब उद्धव ठाकरे एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ कोरोना को लेकर बुरे दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन फडणवीस ने जो खुलासा किया वो उद्धव ठाकरे की नींद उड़ाने के लिए काफी है। फडणवीस ने कहा कि शरद पवार ने 2 साल पहले मिलकर गठबंधन सरकार बनाने का ऑफर दिया था। मतलब कि जिस शरद पवार के भरोसे उद्धव ठाकरे की कुर्सी बची है, फडणवीस ने एक झटके में उसे हिलाकर रख दिया। फडणवीस ने कहा कि एनसीपी 2 साल पहले बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहती थी। जब मैं मुख्यमंत्री था, फडणवीस ने दावा किया कि एनसीपी 2 साल पहले ही बीजेपी के साथ आना चाहती थी। इस सिलसिले में बैठकें भी हो चुकी थीं। फडणवीस ने हालांकि ये भी कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने साफ कर दिया है कि शिवसेना की रजामंदी के बिना ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता। फडणवीस की बात में इसलिए भी दम दिखता है क्योंकि उस दौर में शिवसेना और बीजेपी में जबरदस्त अनबन चल रही थी। ऐसे में एनसीपी को सत्ता में आने का मौका मिल सकता था। वैसे भी महाराष्ट्र की राजनीति में दिग्गज शरद पवार की चालों को समझना आसान नहीं है। फडणवीस का बयान ऐसे वक्त में आया जब महाविकास अघाड़ी में शक्ति संतुलन बिगड़ता दिख रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार के फैसलों में कांग्रेस की भूमिका नहीं है। हालांकि बाद में राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के बीच फोन पर बात हुई और राहुल ने कहा कि हम हर फैसले में आपके साथ हैं। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने और अशोक चौहान ने भी इस तरह का बयान दिया। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार भले ही बना ली हो, दोनों पार्टियों के बीच वैचारिक मतभेद उभर आए हों और राहुल गांधी ने इससे पहले कहा था कि वो राहुल सावरकर नहीं है।
दरअसल बीजेपी के खिलाफ दिए रेप इन इंडिया बयान पर राहुल ने कहा था कि उनका नाम राहुल सावरकर नहीं है, वे कभी माफी नहीं मांगेंगे। इस पर शिवसेना के सीनियर नेता संजय राउत ने नसीहत दे डाली कि नेहरू गांधी की तरह सावरकर भी देश के गौरव हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। अशोक चौहान ने कहा था कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच अनबन के लिए ब्यूरोक्रेट्स जिम्मेदार हैं। 18 जून को उद्धव के साथ थोराट और चौहान की मीटिंग हुई और थोराट ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन से नाराज नहीं है। राज्य में इस बात की चर्चाएं होती रहती हैं, महाविकास अघाड़ी के दलों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अटकलों का बाजार पिछले महीने ही गर्म होना शुरू हो गया था। जिस रोज एनसीपी नेता शरद पवार ने पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और फिर सीएम उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की थी। हालांकि इसके बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने एनसीपी की राज्यपाल से मुलाकात को एक गैर राजनीतिक भेंट बताया था। फडणवीस ने दावा किया था कि बीजेपी नेताओं ने कहा कि हम कांग्रेस को अलग थलग करना चाहते हैं, लेकिन हम शिवसेना का भी साथ चाहते हैं। अगर वे इसके लिए तैयार हैं तो हम एनसीपी के प्रस्ताव पर आगे बढ़ने को तैयार हैं। लेकिन हमारे वरिष्ठ नेताओं का ये रुख था, लिहाजा काफी आगे बात बढ़ने के बावजूद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो क्या एनसीपी वाकई बीजेपी के साथ जा सकती थी? इसके लिए नवंबर 2019 में हुए हैरतअंगेज घटनाक्रम को समझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चीन से दोस्ती और भारत से दुश्मनी करने का खेल कर रहे केपी शर्मा ओली की कुर्सी अब संकट में पड़ गई है। ओली के लिए ये मुसीबत किसी दूसरी पार्टी ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी की तरफ से आई है। नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी चेयरमैन पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पीएम केपी ओली की आलोचना के बाद उनसे अब इस्तीफे की मांग की है। प्रचंड ने ओली को चेतावनी देते हुए कहा, अगर पीएम ने इस्तीफा नहीं दिया तो वे पार्टी तोड़ देंगे। प्रचंड के इस्तीफे की मांग को लेकर केपी शर्मा ओली ने इसे ठुकरा दिया, लेकिन प्रचंड को पार्टी के भीतर खूब समर्थन मिल रहा है। पार्टी के 2 पूर्व प्रधानमंत्री और कई सांसदों ने ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं नेपाल की जनता में कोरोना वायरस की त्रासदी को लेकर ओली सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में दहल ने कहा, सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रही। उन्होंने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर अदल बदल कर पावर शेयरिंग समझौते का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया। दहल ने कहा कि हम पार्टी के एकीकरण के वक्त सरकार को अदल बदल कर चलाने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन मैंने खुद अपने कदम पीछे खींच लिए। सरकार का काम देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने ऐसा करके गलती की। दहल ने यह भी कहा कि अगर सरकार समाजवाद हासिल करने के लिए अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाती है तो पार्टी को अगले चुनावों में हार का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार और पार्टी दोनों संकट में हैं। दूसरी ओर ओली ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि प्रशासन देश हित में जुटा हुआ है और आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी के नेता ही विपक्ष की तरह बर्ताव कर रहे हैं। नेपाल में इन दिनों राजनीति में वामपंथियों का दबदबा है। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा भी वामपंथी हैं और नेपाल में संविधान को अपनाए जाने के बाद वर्ष 2015 में पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें नेपाल के वामपंथी दलों का समर्थन हासिल था। केपी शर्मा अपनी भारत विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 2015 में भारत की नाकेबंदी के बाद उन्होंने नेपाली संविधान में बदलाव नहीं किया और भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए केपी शर्मा चीन की गोद में चले गए। नेपाल सरकार चीन के साथ एक डील कर रही है, जिसके तहत चीन ने अपने पोर्ट को इस्तेमाल करने की इजाजत नेपाल को दी है। नेपाल की सियासत पर इन दिनों माओवादी दलों का कब्जा है। वहां पुरानी पार्टी नेपाली कांग्रेस नेपथ्य में चली गई है और वाम दल पहाड़ी लोगों में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं। पीएम केपी शर्मा ओली ने भी पिछले चुनाव में भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी। उन्होंने भारत का डर दिखाकर पहाड़ियों और अल्पसंख्यकों को एकजुट किया और सत्ता हासिल कर ली। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने मुकेश अंबानी की कंपनी जियो की जमकर तारीफ की और कहा कि ये रिलायंस जियो एक साफ सुथरा नेटवर्क है। चीन की कंपनी हुआवे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान को तेज करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जियो द्वारा हुआवे के उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके साथ ही पोम्पियो ने यह भी कहा कि जियो बीजिंग के इंटेलिजेंस की ओर से किसी भी प्रकार की सेंध से सुरक्षित है। दुनिया की अग्रणी दूरसंचार ऑपरेटर्स में जियो को सूचीबद्ध करते हुए पोम्पियो ने बताया कि जियो दुनिया के उन क्लीन नेटवर्क्स में से है जहां हुआवे के उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, उन्होंने हुआवे को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का बुनियादी ढांचा भी बताया। 5G जेनरेशन नेटवर्क में हुआवे की सेंधमारी को रोकना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक प्राथमिकता बन गई है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व के अन्य नेताओं से इस कंपनी को बैन करने की अपील की है, क्योंकि अमेरिका का चीन पर टेलीकॉम कंपनीज के जरिए जासूसी करने का आरोप लगातार लगता रहा है।
हुआवे पर लगाए गए प्रतिबंधों की एक श्रृंखला के साथ वॉशिंगटन द्वारा उन अन्य देशों पर भी दबाव इसलिए बनाया जा रहा है ताकि चीनी कंपनीज के साथ अमेरिकी प्रौद्योगिकियों को साझा करने के मामले में उन पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने बाद में ये भी कहा कि चीनी कंपनीज के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने का प्रयास इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि चीन में पैदा हुए कोविड-19 महामारी से बीजिंग द्वारा रणनीतिक और आर्थिक रूप से लाभ उठाने का प्रयास किया गया, जिससे दुनिया को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हुआवे के खिलाफ अभियान में तेजी आ रही है क्योंकि दुनिया में लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की निगरानी रखने की क्षमता के खतरों से वाकिफ हो रहे हैं। दुनिया भर के टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स के साथ हुआवे का करार खत्म होता जा रहा है क्योंकि देश अपने 5G नेटवर्क में विश्वसनीय कंपनीज को अनुमति प्रदान कर रहे हैं। फरवरी में ट्रंप के भारत दौरे के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने उन्हें बताया था कि रिलायंस जियो दुनिया का पहला ऐसा नेटवर्क है जिसने चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया है। आखिर चीन के साथ कांग्रेस का कनेक्शन क्या है, जिस वजह से पार्टी में किसी नेता को चीन के खिलाफ एक शब्द कहने की इजाजत गांधी वाड्रा परिवार नहीं देता और मौजूदा वक्त में गांधी वाड्रा परिवार देश को चीन को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात का खुलासा किया कि कांग्रेस चीन से पैसे दान में लेता है और उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन ने पैसे दिए। कांग्रेस ने बताया कि ये प्रेम कैसे बढ़ गया, इनके कार्यकाल में ही चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया। एक कानून है जिसके तहत कोई भी पार्टी बिना सरकार की अनुमति के विदेश से पैसा नहीं ले सकती। कांग्रेस स्पष्ट करे कि इस डोनेशन के लिए क्या सरकार से मंजूरी ली गई थी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए डोनर्स की सूची है 2005-6 की, इनमें चीन के एम्बेसी ने डोनेट किया, ऐसा साफ लिखा है। ऐसा क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ी जिसमें कई उद्योगपतियों PSU का भी नाम है? क्या ये काफी नहीं था कि चीन एम्बेसी से भी रिश्वत लेनी पड़ी? इससे पहले बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी कि भारत स्थित चीन उद्योग राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए लंबे वक्त से फंडिंग करता रहा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस बोर्ड के सदस्य। राजीव गांधी फाउंडेशन की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005-6 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास की तरफ से 90 लाख का डोनेशन मिला था। चीनी दूतावास को सामान्य मतदाताओं की सूची में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक डोनेशन देने की शुरुआत तब हुई जब राजीव गांधी फाउंडेशन ने कई सारे स्टडीज का हवाला देते हुए ये बताने की कोशिश की थी कि भारत और चीन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि बिना रोक टोक के आयात निर्यात होना बेहद जरूरी है।